हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी राइज में। और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत का इतिहास। इसमें हम भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। इससे संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ पहले, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो जा करके एक्सप्लेनेशन वीडियो वहाँ से जा करके देख लीजिए। इतिहास में स्टार्ट कर रहा हूँ और कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे। थोड़ा सा राइटिंग मेरा ख़राब है, ऐसे ही थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी कंप्लीट स्टडी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार जो कंप्लीट सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर आप जाके देख लेना, ठीक है। और बाकी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर। तो भारत का प्राचीन इतिहास शुरू कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप क्या करोगे? अगर मैं पूछूं आपसे आज के बारे में जानकारी के लिए, तो आप लाइव न्यूज़ चैनल के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। अगर कल के बारे में पूछा जाए तो आप अखबार निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर मैं पूछूं पूरे महीने के बारे में या पिछले महीने के बारे में, आप तो मैगजीन वगैरह के बारे में पढ़ सकते हो। लेकिन अगर मैं पूछूं आज से 10 साल पहले के बारे में, तो कोई ना कोई लिखित साक्ष्य आपको चाहिए ना। अगर 10 साल पहले के बारे में अगर आपको कुछ देखना है तो लिखित साक्ष्य चाहिए, उसी के आधार पर आप अध्ययन कर पाओगे। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि बहुत पुराने समय की बात अगर मैं कहूँ, जिस समय लिखित साक्ष्य होता ही नहीं था, उस समय के इतिहास के बारे में अगर मैं कहूँ आपको जानकारी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? कोई भी पुरातात्विक साधन जुटाने पड़ेंगे। पुरातात्विक साधन क्या होते हैं कि जो भी पूर्व के मानव द्वारा जब लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध होता था, तो उस समय जो भी वो लोग संसाधन यूज़ करते होंगे, अपने खाना बनाने के लिए बर्तन यूज़ करते होंगे, बाकी सारी चीज़ों के लिए जो भी सामान वो यूज़ करते होंगे, वो सामान का हम अध्ययन करके ही उनके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतिहास को भी जानने के लिए साक्ष्य होते हैं 2 तरीके के। एक होते हैं आपके पुरातात्विक साक्ष्य और एक होता है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में ये होता है कि अगर वो लोग कुछ लिखित में छोड़ करके गए हैं, जो पुराने समय के लोग थे, तो उसके आधार पे हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। दूसरा, अगर लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो पुरातात्विक साक्ष्य, यानी जो खनन वगैरह करके जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, उसके आधार पर हम अध्ययन करके कुछ चीज़ों को पता लगा पाते हैं। प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट करें तो ये ऐसा काल है जिस समय पे इतिहास से पुराना काल जो है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए बताऊं तो आपका वो वीडियो मैंने खूब अच्छे समझा रखा है इसको, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल सब में डिफरेंस किया हुआ है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना आप। तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्वरूप को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। एक पढ़ते हैं प्राक इतिहास, एक होता है आद्य इतिहास और एक होता है ऐतिहासिक काल, ठीक है। इन तीनों को मैंने पहले वाले वीडियो में समझा रखा है खूब अच्छे से। तो जो प्राक इतिहास है, ठीक है, या प्रागैतिहासिक काल है, उसमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक में भी पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं और ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। तीनों काल में जब हम विभाजित कर रहे हैं तो तीनों में पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध हैं। लेकिन जो प्राक ऐतिहासिक काल है उसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। पुरातात्विक तो उपलब्ध होता है लेकिन लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें लिपि का विकास नहीं था, तो लोग लिखते ही नहीं थे। दूसरा, जो आद्य ऐतिहासिक काल है, उसमें क्या है कि जो लिखित साक्ष्य है वो उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है इसमें कि जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है ना, उनको हम आज तक पढ़ नहीं पाए। जैसे हड़प्पा का काल है, उस समय जो लिपि थी उसको बोला जाता है बोस्ट्रोफेडोन। उसमें क्या होता है कि वो लोग जिस लिपि का प्रयोग करते हैं उस लिपि को हम आज तक समझ ही नहीं पाए, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उसको हम आज तक नहीं पढ़ पाए। तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसमें क्या है कि जो लिखित साक्ष्य है वो उपलब्ध भी है और उनको पढ़ा भी जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बौद्ध, जैन, महाजनपद काल, ये सारे, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, 3 भागों में हम बांटते हैं इतिहास के काल को। एक होता है प्रागैतिहासिक काल या प्राक इतिहास, और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। जो प्राक ऐतिहासिक काल है इसमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं कि जब हम जमीन से उत्खनन करते हैं तो उससे जो भी मूर्तियाँ, मृदभांड या मिट्टी के बर्तन, सिक्के या भवन के अवशेष या जो भी अभिलेख वगैरह मिलते हैं, जो भी चीज़ें मिलती हैं, उन सभी को क्या बोला जाता है? पुरातात्विक साक्ष्य, यानी उत्खनन के माध्यम से जो भी चीज़ें उपलब्ध होंगी, ठीक है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें भी पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होता है और ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होता है। जो प्रागैतिहासिक काल में इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय लिपि का विकास नहीं था। ये बहुत पहले की बात हो रही है। इसका काल विभाजन में आपको बता रखा ऑलरेडी उस वीडियो में, और आगे भी बता दूंगा। दूसरा है ऐतिहासिक काल। इसमें भी लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन यहाँ पर जो लिपि थी उसको हम आज तक नहीं समझ पाए, ठीक है। तो और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और उनको पढ़ा भी जा चुका है। तो इसमें जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें जितने भी आपके पाषाण काल है वो सारा इसी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक काल में जैसे हड़प्पा काल आ गया, ये आद्य ऐतिहासिक का समय है। उसके बाद ऐतिहासिक जो बौद्ध काल है, जैन धर्म का काल है, महाजनपद का काल है, और ये सारे जो काल है वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल देख लेते हैं हम लोग। प्रागैतिहासिक काल को देखें तो ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसा काल यहाँ पे लिखित साक्ष्य उपलब्ध क्यों नहीं है? क्योंकि लिपि का विकास नहीं हुआ था, लोग लिखना नहीं जानते थे, ठीक है। भारत में प्रागैतिहासिक काल की खोज का इतिहास एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का जो खोज है
वो किस तरीके से हुआ था। तो सबसे पहले 1863 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये व्यक्ति थे, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित व्यक्ति थे। इन्होंने पल्लवरम, एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पर क्या किया था, पहला औजार खोजा था। इससे पहले कोई भी औजार नहीं खोजा गया था, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे, इन्होंने पल्लवरम जो तमिलनाडु में है वहाँ पर पहला औजार खोजा था, ठीक है। और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे और ये मूलतः जो है भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातत्वविद थे, ठीक है, पुरातत्वविद थे। इसके अलावा बात करें, रॉबर्ट ब्रूस फुट प्रागैतिहासिक खोज का जनक कहा जाता है। देखो, जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, इन्होंने सबसे पहला औजार खोजा था, किससे संबंधित, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, इसलिए इनको भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है, ठीक है। भारतीय पुरातत्वविद के जनक, पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ये जो भी मैं आपको ये नोट्स दे रहा हूँ, आपको इस करेक्ट करके इसको बनाना भी अपने कॉपी पेन से लेकर के अच्छे से आप नोट्स बनाते रहिए। पूरा सिलेबस कराऊंगा तो नोट्स आप अच्छे से बनाते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस पूरा नहीं होगा, सिलेबस पूरा होगा और नोट्स भी आप बनाते रहो। और जब भी आप नोट्स बनाओ थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दिया करो दाएं बाएं साइड, ठीक है। उससे अगर आप लाइनिंग वाली कॉपी में बना रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस जगह जगह छोड़ दिया करो। उससे क्या होता है कि अगर कोई नई चीज़ मिलती है आपको तो वहाँ पर आप अपडेट कर दोगे। जब आप बुक में पढ़ते हो तो बहुत सारी नई चीज़ें भी मिलती हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने कोशिश किया है कि सारी चीज़ें कवर हो जाए आपकी, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो थे हमारे क्या थे, वायसराय थे। तो इन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। और इसके जो प्रथम महानिदेशक थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में पुरातत्व संरक्षण की बात करें जो विभाग है तो वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है। और 2011 में इस विभाग का 150वां वर्ष पूरा हुआ है, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद बात करें, भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण जो बोरी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, यहाँ से प्राप्त हुए हैं और ये लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व के हैं। इसके अलावा बात करें, पुरातत्वविद जो थॉमसन है, इनके कोपनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में है ये, कि वस्तुओं के आधार पर, जो संग्रहालय है उसके वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें है पहला पाषाण काल, दूसरा है कांस्य युगीन काल और तीसरा है लौह युगीन काल, ठीक है। जो पाषाण युगीन काल है इसको पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, जो पाषाण काल है उसको स्टार्ट करेंगे। इसमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को पढ़ेंगे। इसका टाइमलाइन को भी देखेंगे और अच्छे से इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है आपको नोट्स बनाना अच्छे से, ठीक है। और वीडियो को एक बार देख लेना, उसके बाद स्लो करके दोबारा से नोट्स आप बना लेना, ठीक है। और अच्छे से पेन पेपर लेके बैठना, नोट्स बनवाऊंगा पूरा और कंप्लीट सिलेबस होगा, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप, ये पहला वीडियो था, डेमो वीडियो था एक तरीके से, तो आप ये ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको, ठीक है। और अगर अच्छा नहीं लगा तो आप ये ज़रूर कमेंट करके बताना कि अच्छा क्यों नहीं लगा, और अच्छा लगा तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आप बताओ कि इस तरीके से मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, और जैसा भी लगा आप ज़रूर बताना इसको, ठीक है। तो ये डेमो वीडियो था, ये पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोग पाषाण काल स्टार्ट करेंगे। पाषाण काल में भी हमारा, जैसा आपने टॉपिक लिया, पूरा पाषाण काल सबसे पहले होगा, उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें कंटिन्यू हम करते रहेंगे, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम लोग। और बाकी इतिहास विषय, जिन लोगों को भी डर लगता है इतिहास विषय से, कंप्लीट बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूँगा और पूरा इसी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। और इस वीडियो को शेयर कर दो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, उतना ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।